वो तस्वीरें रूबी के सामने रखीं तो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और पूछताछ में टूट गई। और फिर उसने जो कहानी सुनाई वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। उसने कबूल किया कि उसका गौरव नाम के एक शख्स के साथ अवैध संबंध था। 17-18 नवंबर की रात दोनों घर पर साथ थे। उन्हें लगा था कि राहुल शहर से बाहर है और देर से लौटेगा, लेकिन और उसने दोनों को एक साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। घर में जाहिर तौर पर जबरदस्त झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई, और इसी झगड़े के दौरान रूबी और गौरव ने मिलकर राहुल पर हमला कर दिया। और हमला भी किन चीजों से? कोई बंदूक या चाकू नहीं, घर में रखी एक लोहे की रॉड और मसाले कूटने वाले मूसल से। ये जानकारी इस अपराध को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। ये दिखाता है कि ये कोई पहले से प्लान की गई हत्या नहीं थी। ये एक घरेलू झगड़ा था जो अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया। हाँ। एक आवेश में, गुस्से में किया गया अपराध। असली ठंडे दिमाग वाली साजिश तो हत्या के बाद शुरू हुई। ठीक कहा, हत्या तो हो गई, लेकिन अब उनके सामने एक लाश थी। सवाल था कि इसका क्या किया जाए, और यहाँ पर रूबी ने जो बताया वो इस केस का सबसे खौफनाक पहलू है। उसने बताया कि राहुल की पहचान को पूरी तरह से मिटाने के लिए उन्होंने बाजार से एक ग्राइंडर या कटर जैसी मशीन खरीदी, और फिर उन्होंने उस मशीन से राहुल का सिर और हाथ पैर काट दिए। ये सोचना भी मुश्किल है। हत्या आवेश में हुई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह से सोचा समझा और ठंडे दिमाग से किया गया काम था। ये अपराध के मनोविज्ञान में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। एक पल का गुस्सा अब सबूत मिटाने की एक निर्मम योजना में बदल चुका था। पीड़ित को एक इंसान के तौर पर देखना बंद कर दिया गया था। वो अब बस एक समस्या थी जिसे ठिकाने लगाना था। और इसी वजह से इस केस को मिक्सर केस का नाम मिला। एक मिनट, किचन में इस्तेमाल होने वाला ग्राइंडर ये क्रूरता के एक अलग ही स्तर को दिखाता है। बिल्कुल, शव के हिस्सों को ठिकाने लगाने की भी पूरी योजना बनाई गई थी। धड़ को एक बोरे में भरकर पास के नाले में फेंक दिया गया, इस उम्मीद में कि वो कीचड़ में दब जाएगा, जबकि सिर और दूसरे हिस्सों को उनके मुताबिक राजघाट के पास गंगा नदी में फेंक दिया गया, ये सोचकर कि तेज बहाव उन्हें कहीं दूर ले जाएगा और वो कभी नहीं मिलेंगे। तो रूबी के इस कबूलनामे के बाद पुलिस के लिए सारी कड़ियां जुड़ चुकी थी। उन्होंने फौरन गौरव को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों को 20 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनकी बताई जगह से हत्या में इस्तेमाल हुआ ग्राइंडर, वो लोहे की रॉड और मूसल भी बरामद कर लिया। अब ये मामला भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत दर्ज है। इसमें हत्या है, आपराधिक साजिश है और सबूत मिटाने के इरादे से शव को खुर्द-बुर्द करना, ये सब शामिल है। कानूनी प्रक्रिया तो चलेगी, लेकिन इस केस का जो सामाजिक असर हुआ वो भी बहुत बड़ा था। हाँ, हमारे स्रोतों के मुताबिक इस मामले ने अपनी क्रूरता की वजह से पूरे देश का ध्यान खींचा। लोग हैरान थे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इसकी तुलना मेरठ के कुख्यात ब्लू ड्रम मर्डर से भी की जाने लगी। हाँ, वो मामला जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या करके उसके शरीर के टुकड़े एक ड्रम में छिपा दिए थे। ऐसी तुलनाएं अक्सर तब होती हैं जब किसी अपराध में क्रूरता का कोई ऐसा पहलू सामने आता है जो समाज को अंदर तक झकझोर देता है। ये सिर्फ उस एक अपराध के बारे में नहीं रह जाता है, ये घरेलू हिंसा, अवैध संबंधों के अंजाम और अपराध छुपाने के पीछे के मनोविज्ञान पर एक बड़ी बहस छेड़ देता है। सही बात है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि बंद दरवाजों के पीछे की दुनिया कितनी अलग और कितनी डरावनी हो सकती है। ये घर की जो सुरक्षित छवि है उसको तोड़ देता है। तो 1 महीने पहले दर्ज हुई गुमशुदगी की साधारण सी रिपोर्ट एक अवैध संबंध, एक वैश्याना कत्ल और सबूत मिटाने की खौफनाक साजिश की कहानी बन गई। इस जांच में हमने पुलिस के पुराने तरीकों जैसे टैटू से पहचान करना और आज की आधुनिक तकनीक यानी डिजिटल फॉरेंसिक का एक बेहतरीन संगम देखा। ये मामला इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि कोई भी अपराध परफेक्ट नहीं होता। अपराधी अपने पीछे हमेशा कोई न कोई सुराग छोड़ जाता है, कोई न कोई गलती कर बैठता है। यहाँ सबसे बड़ी विडंबना देखिए, रूबी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी पुलिस को, भटकाने के लिए, झूठा रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन अंत में वही रिपोर्ट पुलिस के लिए वो पहला धागा बनी जिसने पूरी साजिश का स्वेटर उधेड़ कर रख दिया। वो अपने ही बिछाए जाल में फंस गई। और ये हमें एक आखिरी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। स्रोतों ने ये तो बता दिया कि अपराध को कैसे अंजाम दिया गया और उसका तात्कालिक कारण क्या था,
लेकिन वे उस मनोवैज्ञानिक पहलू पर ज्यादा बात नहीं करते जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। आखिर वो कौन सी चीज है जो एक घरेलू झगड़े को हत्या तक ले जाती है और फिर उसके बाद शव के टुकड़े करने जैसे ठंडे और सुनियोजित काम तक। उस हत्या के पल और उसे छिपाने की कोशिश के बीच के उन कुछ घंटों में एक इंसान के दिमाग में आखिर चलता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद